हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल। इम्पॉर्टेंट वन लाइनर सीरीज़ में आप लोग का वेलकम है। आज हम लोग पार्ट 10 डिस्कस करेंगे। ये भी अनदर 25 पॉइंट्स हैं जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल हैं। 1 से लेकर 9 तक सारे पार्ट्स चैनल पे अवेलेबल हैं। अगर आपने अभी तक उसको चेक नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्या है। Dickens said about one of his novels, I like this the best. Which novel was he referring to? तो चार्ल्स डिकेंस ने अपने एक नॉवल के बारे में ये कहा था कि आई लाइक दिस द बेस्ट। तो किस नॉवल के बारे में कहा था? तो वो नॉवल है द डेविड कॉपरफील्ड, जो कि पब्लिश हुआ था एज अ बुक इन द ईयर 1850। एक्चुअली जो ये डेविड कॉपरफील्ड नॉवल है, ये बिल्डस रोमा जो थ्योरी है उससे रिलेटेड है। इसमें बेसिकली साइकोलॉजिकल और मोरल ग्रोथ जो है प्रोटैगनिस्ट की, वो दिखाई जाती है। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हाइडल। तो ये इस वर्क के ऑथर के बारे में पूछा है। एक्चुअली जिसका पूरा टाइटल है वो टाइटल है स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हाइड। ये एक गॉथिक नॉवल है जो स्कॉटिश ऑथर आर्ल स्टीवनसन ने लिखा है। ये पब्लिश हुआ था 5 जनवरी 1886 को। फ्रेंड्स, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप नोट डाउन करते रहा करिए। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ईयर्स डिड टेनिसन टेक इन ब्रूडिंग ओवर एंड फिनिशिंग इन मेमोरियम। तो ये जो वर्क है इन मेमोरियम एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का, तो ये कितने ईयर्स में वो कंप्लीट कर पाए थे? तो ये उनको लगे थे 17 ईयर्स, 1833 से लेके 1850 तक। इन मेमोरियम तो आप जानते ही हैं, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपने फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम की मेमोरी में लिखा था। नेक्स्ट देखेंगे, विच पोएम ऑफ ब्राउनिंग्स बिगिन विद द लाइन्स ग्रो ओल्ड अलॉन्ग विद मी द बेस्ट इज येट टू बी। तो जो ये पोएम की लाइन्स हैं ये हैं रब्बी बिन एजरा की। ये जो लाइन्स उन्होंने लिखी थी, ये उन्होंने लिखी थी एक अब्राहम इब्न इजरा थे जो कि ग्रेट पोएट थे और मैथमेटिशियन 12th सेंचुरी के। उनसे ये इंस्पायर्ड थे, तो इसलिए रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ये पोएम लिखी थी रब्बी बिन इजरा। नेक्स्ट देखेंगे, इन डिकेंस ए टेल ऑफ टू सिटीज द टू सिटीज रेफर्ड टू आर। तो देखिए चार्ल्स डिकेंस का एक फेमस वर्क है ए टेल ऑफ टू सिटीज। तो ये जो टू सिटीज हैं, ये दो सिटीज हैं कौन सी? एक है लंदन और एक है पेरिस। ये वर्क उन्होंने लिखा था ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट है, गॉड इज इन हिज हेवन ऑल्स राइट विद द वर्ड इन विच पोएम डू दीज लाइन्स अकर। तो ये लाइन्स जो हैं ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम पिप्पा पासिस से है, जो कि फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1841 में और रीपब्लिश हुई थी 1848 में। ये एक वर्स ड्रामा है। नेक्स्ट देखेंगे, ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन इन विच पोएम ऑफ मैथ्यू आर्नल्ड डज दिस लाइन अकर। ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है, तो इसलिए आप लोग इसको ज़रूर याद रखिए। ये जो लाइन है ये मैथ्यू आर्नल्ड के कौन से वर्क की है? तो ये एक्चुअली वर्क है सोहराब एंड रुस्तम। सोहराब एंड रुस्तम एक नैरेटिव पोएम है जो पहली बार पब्लिश हुई थी 1853 में। एक्चुअली आर्नोल्ड ने शाहनामा जो फिरदौसी का वर्क है उससे इंस्पायर्ड होकर ये लिखा है सोहराब एंड रुस्तम। नेक्स्ट है, टी.एस. एलियट डेडिकेटेड हिज द वेस्ट लैंड टू। तो देखिए टी.एस. एलियट का फेमस वर्क है द वेस्ट लैंड, जो कि 1922 में आया था। ये किसके लिए डेडिकेटेड था? ये उनके फ्रेंड थे इजरा पाउंड, उनके लिए डेडिकेटेड था। ये द वेस्ट लैंड जो है ये वर्क 5 पार्ट्स में है। नेक्स्ट देखेंगे, इन हाउ मेनी पार्ट्स द वेस्ट लैंड डिवाइडेड। लीजिए यही पॉइंट आ गया कि द वेस्ट लैंड के कितने पार्ट्स हैं। तो इसके हैं 5 पार्ट्स, जो कि 5 पार्ट्स का ज़्यादातर एग्जाम्स में इसका ऑर्डर पूछा जाता है कि कौन सा पार्ट पहले है कौन सा पार्ट बाद में है। तो इसके 5 जो पार्ट्स हैं, पहला है द बरियल ऑफ डेड, सेकेंड है ए गेम ऑफ चेस, थर्ड है द फायर सरमन, फोर्थ है डेथ बाई वाटर, और फिफ्थ और फाइनल पार्ट है व्हाट द थंडर सेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता होना चाहिए, कौन सा पहले पार्ट है फिर कौन सा है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द पोएम टी.एस. एलियट एंड्स विद द लाइन्स दत्ता दयाधम दमयता शांति शांति शांति। तो ये टी.एस. एलियट की जो वेस्टलैंड है उसी की लास्ट लाइन्स हैं, जो व्हाट द थंडर सेड पार्ट है उसके अंदर में आती हैं।
नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वॉट इज कॉमन अमंग्स रूपर्ट ब्रूक, जूलियन ग्रेनफिल एंड सिगवर्ड सेसॉन एज पोएट्स। तो ये जो तीनों पोएट्स हैं एक्चुअली ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम के पोएट्स हैं, ये सब वॉर पोएट्स हैं। नेक्स्ट है, हु सक्सीडेड रॉबर्ट ब्रिजेस एज पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड। तो देखिए रॉबर्ट ब्रिजेस जो थे वो पोएट लॉरिएट थे 1913 से लेकर 1930 तक, और 1930 में उनके बाद जो पोएट लॉरिएट बने थे वो थे जॉन मेन्सफील्ड, वो बने थे 1967 तक। जॉन मेसफील्ड जो है वो बेसिकली जाने जाते हैं अपने चिल्ड्रंस नॉवल के लिए, जो फेमस है द मिडनाइट फोक। नेक्स्ट है, हु वॉज द ऑथर ऑफ द पॉपुलर ट्रेजिक प्ले राइडर्स टू द सी। तो राइडर्स टू द सी जो है ये वर्क किसका है, तो ये वर्क है जॉन मिलेंटन सिंज का। ये एक आयरिश प्ले राइट थे। ये जो वर्क है ये पहली बार परफॉर्म हुआ था 25 जनवरी 1904 को डबलिन में। ये राइडर्स टू द सी वन एक्ट ट्रेजेडी है। नेक्स्ट है, द पोएट हु सपोर्टेड ब्रिटिश इंपीरियलिज्म इन इंडिया। तो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को सपोर्ट अपने वर्क से किसने किया था, तो वो है रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग वैसे जो फेमस है वो बेसिकली द जो बुक है द जंगल बुक उसके लिए फेमस है। नेक्स्ट है, रुडयार्ड किपलिंग वॉज बॉर्न इन, तो ये सब जानते हैं बॉम्बे इंडिया में इनकी पैदाइश हुई थी। नेक्स्ट है, जेम्स जॉयस यूलिसीज। यूलिसीज इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ। तो जो जेम्स जॉयस का वर्क है यूलिसीज नॉवल है, ये किसके पैटर्न पे बना है, तो देखिए यूलिसीज जो ये टर्म है ये बेसिकली जो होमर्स का ओडिसी था उसमें जो प्रोटैगनिस्ट था ओडिसियस, उसका ये दूसरा लेटिनाइज्ड वर्जन है, इसको बोलते हैं यूलिसीज। तो किससे लिया गया है, होमर्स के ओडिसी से। नेक्स्ट है, जेम्स जॉयस इनिशिएटेड। तो जेम्स जॉयस ने किस टेक्निक को यूज़ किया अपने वर्क में, तो वो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट है, द नॉवल ऑफ D.H. लॉरेंस दैट हैज़ ऑटोबायोग्राफिकल ओवरटोन्स। तो ये ऑटोबायोग्राफिकल ओवरटोन्स D.H. लॉरेंस से किस वर्क में मिलती हैं, तो ये है 1913 का नॉवल सन्स एंड लवर्स। नेक्स्ट देखेंगे, D.H. लॉरेंस कॉल्ड वन ऑफ हिज नॉवेल्स थॉट एडवेंचर, विच इज़ इट। तो D.H. लॉरेंस ने अपने एक नॉवल को यूज़ किया है वर्ड थॉट एडवेंचर। ये बेसिकली उन्होंने यूज़ किया है कैंगेरू के लिए जो 1933 में आया था। ये बेसिकली इसका सेटअप जो है वो ऑस्ट्रेलिया में दिखाया है। नेक्स्ट है, D.H. लॉरेंस लेडी चैटरलीज लवर इज जनरली कॉल्ड एन ऑब्सीन नॉवल, वाई। देखिए एक बहुत फेमस वर्क है लेडी चैटरलीज लवर D.H. लॉरेंस का। ये बैन हुआ था बहुत से कंट्रीज़ में, यूएस में, कनाडा में, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में। क्यों इतना ज़्यादा इसको ऑब्सीन नॉवल क्यों माना जाता है, बैन क्यों हुआ था, बिकॉज ऑफ इट्स थीम। इसकी जो थीम थी इट इज़ ऑफ सेक्शुअल एक्सपीरियंस। ये प्राइवेटली पहले पब्लिश हुआ था इटली में 1928 में, और फ्रांस में पब्लिश हुआ था प्राइवेटली 1929 में। बेसिकली इसकी अपनी थीम की वजह से। नेक्स्ट देखेंगे, वर्जीनिया वुल्फ वॉज द डॉटर ऑफ एन एमिनेंट क्रिटिक, हु इज़ ही। तो वर्जीनिया वुल्फ जो हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए ये भी जानी जाती हैं, पायनियर हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की। इनके जो फादर थे वो बहुत बड़े क्रिटिक थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम था लेस्ली स्टीफन। नेक्स्ट देखेंगे, ए कैरेक्टर इन वर्जीनिया वुल्फ्स नॉवल चेंजेस हिज सेक्स, विच इज़ दैट नॉवल। तो ये फेमस नॉवल है ओरलैंडो, जिसमें जो एक सेक्स चेंज बताया गया है। ये एक फेमिनिस्ट क्लासिक है, इसमें एक मैन जो होता है वो सेक्स चेंज करवा के वुमेन बन जाता है। ये पहली बार पब्लिश हुआ था 11 अक्टूबर 1928 को। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ बर्नार्ड शॉज मैन एंड सुपरमैन। तो देखिए G.B. शॉ का एक फेमस वर्क है मैन एंड सुपरमैन, जो कि एक 4 एक्ट ड्रामा है, इन 1903 में आया था। ये बेसिकली बेस्ड है डॉन जुआन थीम के ऊपर। इसमें ये पूछा कि सेंट्रल थीम क्या थी इस वर्क की, तो इसमें है वुमेन सर्च फॉर ए फिटिंग मेट, मतलब अपने हिसाब का मेट ढूंढने के लिए वुमेन का जो सर्च है उससे रिलेटेड है इसका थीम। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ शॉज प्लेस द चॉकलेट क्रीम हीरो अपीयर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है G.B. शॉ का, द आर्म्स एंड द मैन, जिसमें चॉकलेट क्रीम सोल्जर बताया गया है कैप्टन ब्लंचली को। और इसकी जो ओपनिंग लाइन्स हैं, ओपनिंग वर्ड्स हैं, वो वर्जिल के इनीड से लिए गए हैं। आर्म्स एंड द मैन आया था 1898 में। नेक्स्ट है, द फ्रेज डॉन जुआन इन हेल अकर्स इन शॉज। तो ये मैंने आप लोग को अभी मेंशन किया, डॉन जुआन इन हेल, ये मैन एंड सुपरमैन का है। फ्रेंड्स G.B. शॉ को नोबल प्राइज़ भी मिला था इन द ईयर 1925।
तो ये हो गई इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ये अनदर 25 पॉइंटर्स हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके अलावा आप कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिए, हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।